हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 हमारा चैप्टर चल रहा था आवर एनवायरनमेंट, जिसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो चल रहा है इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो हम यहाँ पर इंटरेक्शन देखेंगे कंपोनेंट्स के अंदर और एनवायरनमेंट के अंदर। एनवायरनमेंट का जो कंपोनेंट्स है यानी अंश जो है उसके बारे में देखेंगे। एंड इकोसिस्टम्स कम इनटू एक्सिस्टेंस फॉलोइंग द इंटरेक्शन अमंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर डिपेंड ऑन ईच अदर एंड देयर इंटरेक्शन with the physical environment in which they reside, for instance forest, grassland, desert, etc. It is a natural unit comprising non-living land, water and air and living elements, plants and animals. The biosphere also contains distinct regions called biomes and aquatic life zone, wherein each zone has its own physical conditions and unique organic compositions. The biotic and abiotic components are not only interrelated but also functions in a systematic manner, forming a definite system. This is why the biosphere is referred to as the global ecosystem and biomes as the regional ecosystem. Constant interaction between living and non-living things imparts our dynamic characters to our environment. Any change in the abiotic environment produces a resultant change in the biotic environment, especially in terms of number and kinds of species. Living things in turn modify their physical environment to suit them. सबसे पहले आपको अंडरलाइन करना है an eco comes into existence following the interaction among all living organisms that are dependent on each other and their interaction with the physical environment in which that reside, for instance forest, grassland, desert, etc. यहाँ तक। फिर इसके बाद आपको यहाँ से अंडरलाइन करना है द बायोस्फीयर also contain distinct regions called biomes and aquatic life zone, wherein each zone has its own physical conditions and unique organism composition. यहाँ तक। तो एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद होती हैं, जिसमें वो डिपेंड करती हैं एक दूसरे पर। इसके अंदर इंटरेक्शन होता है फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर, और आपको इंस्टेंट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिज़र्ट, ये सभी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। बायोस्फीयर के अंदर आपको एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर ये सभी जो है आपको नज़र आएंगे। इट इज़ द नेचुरल यूनिक कंप्राइजिंग नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन से होती हैं? लैंड, वाटर एंड एयर। एंड लिविंग एलिमेंट्स में क्या आएंगे? प्लांट्स हैं और एनिमल्स। जैसा कि इस चार्ट के थ्रू आपको बताया जा रहा है, हमने आपको पहले बताया था इकोसिस्टम जो है वो किस तरह से होता है। तो अबायोटिक केमिकल्स जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मिनरल्स, ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। इसमें हीट होती है, तो ये प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट, सोलर एनर्जी जो है वो गेन करते हैं। फिर इनके अंदर हीट पैदा होती है, तो यहाँ पर कंज्यूमर्स यानी हार्बीवोरस और कार्निवोरस बनते हैं। फिर इनमें हीट पैदा होती है, तो यहाँ पर डिकम्पोजर्स जो है वो बैक्टीरियाज और फंगस जो है वो बनते हैं। फिर हीट होती है, तो वापस ये अबायोटिक जो है केमिकल्स के थ्रू बनाया जाता है। तो बायोस्फीयर जो होता है वो कंटेन करता है उस इलाके को, तो उसको हम बायोम्स या फिर और एक्वाटिक लाइफ जोन कहते हैं। ईच जोन, इसके हर एक जोन के अंदर
अपना खुद का फिज़िकल कंडीशंस होती है, यूनिक ऑर्गेनिक कंपोजिशंस मौजूद होती है, और बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं यह इंटर रिलेटेड होते हैं, नॉट ओनली इंटर रिलेटेड, सिर्फ अंदरूनी रूप से ही ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं, बट ऑल्सो फंक्शंस इन अ सिस्टमेटिक मैनर। और ये जो काम है, इनके जो फंक्शंस है वो सिस्टमेटिक मैनर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, फॉर्मिंग अ डेफिनेट सिस्टम, जिसको हम डेफिनेट सिस्टम कहते हैं। ये एक डेफिनेट फॉर्मिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं। दिस इज़ वाई एंड बायोस्फीयर इज रेफर्ड टू एज द ग्लोबल इकोसिस्टम। ये ग्लोबल इकोसिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं, जिन्हें बायोम्स के हिसाब से देखा जाता है, और ये रीजनल इकोसिस्टम्स भी कहा जा सकता है। कॉन्टेक्स्ट, interaction between living and non-living things impart of the dynamic characters to our environment। यहाँ पर हम जो है कंस्टेंट देखेंगे, इंट्रैक्शन देखेंगे नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स दोनों के बीच में, और उनकी विशेषताओं को भी पढ़ेंगे। उनकी विशेषताएं भी हमें देखने को मिलती हैं। एनी चेंज इन द अबायोटिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस अ रिजल्टेड चेंज इन दी बायोटिक एनवायरनमेंट, स्पेशली इन टर्म ऑफ नंबर्स। आपको यहाँ पर बायोटिक एनवायरनमेंट के अंदर स्पेशल तौर पर नंबर्स के अंदर और काइंड्स, स्पीशीज़, लिविंग थिंग्स, जितनी भी चीज़ें, नंबर्स जो हैं, स्पीशीज़ की जो नंबर्स हैं, उनकी जो काइंड्स हैं, उसको देखने को, वो चीज़ें हमें स्पेशली देखने को मिलेंगी। लिविंग थिंग्स इन टर्म मॉडिफाई दियर फिजिकल एनवायरनमेंट टू सूट देम। और हमें यहाँ पर लिविंग थिंग्स जो है वो टर्न और मॉडिफाई होती हुई दिखेंगी फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल रिसोर्सेज विच ह्यूमन बीइंग्स रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रॉस्पर एंड सर्वाइव। अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड इन harmony with nature, but with the advancement of science and technology, rapid industrialization and speed of agriculture, urbanization and overpopulation resulted, human beings have transformed the environment to fulfill their needs। हम यहाँ पर देखते हैं कि एनवायरनमेंट के जो सोर्स होते हैं, जो रिसोर्स होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, और जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है, टेक्नोलॉजी का जो है ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशंस किए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर पर प्रभाव हो रहा है, अर्बनाइजेशन किए जा रहे हैं, तो इसका असर हमें पूरी तरह से एनवायरनमेंट पर देखने को मिलेगा। और ये हमें ज़रूरत होती है कि अगर ह्यूमंस मौजूद होते हैं तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश भी की जाती है। Activities such as clearing of forest land, lumbering and mining become unsustainable with the passage of time. These activities have intensified the process of environmental degradation and increase in the amount of carbon dioxide in the air has led to global warming। इसी तरह से हमें ये क्लियर हो जाता है कि अगर ऐसे ही ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी और उनकी एक्टिविटीज़ इस एनवायरनमेंट के अंदर चलती रहेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा हो जाएगी, जो कि एक ग्लोबल वार्मिंग की जो है चेतावनी होती है। ग्लोबल वार्मिंग का हमें एक डिफेक्ट देखने को मिलेगा। Sustainable development should take place in the society where the requirements of the present do not in any way compromise the ability of future generation to meet their needs. Growth of such a social system involve checking population growth, sensible use of resource, using renewable source of energy, recycling of waste, etc. और इसके लिए ज़रूरत है इस डेवलपमेंट में, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है, हमें चाहिए कि
प्रेजेंट में इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो ढंग से की जाए, उनका ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतने ही जो है इस्तेमाल की जाए, नहीं तो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स को पूरा करने के अंदर इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जो है संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। सोशल सिस्टम्स के अंदर हमें चेकिंग करनी होगी पॉपुलेशन ग्रोथ को, उसके ऊपर बैंड लगाना होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ जिस तरह से बढ़ रही है उस चीज़ को जो है रोकना होगा, और जो रिसोर्सेज मौजूद हैं और जिनका रिन्यूएबल किया जा सकता है, जिनका रिसाइकलिंग की जा सकती है, उन वेस्ट को उसका इस्तेमाल किए करके और उनको रिसाइकल करके एनर्जी सोर्सेज दोबारा से बनाए जाने चाहिए। ऐसा हमें किया जाना चाहिए। ये हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। तो ये सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है। तो अब आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो ढूंढने हैं, और आपको अगर कॉपी आपके पास हो, प्रोवाइड हो, तो आपको इसके अंदर वर्क करना है। और अगर आपके पास पुरानी कॉपी है तो आप इसके अंदर भी इसका वर्क कर सकते हैं, जिनके पेजेस निकाल कर एक न्यू जो है कॉपी के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। आप नई कॉपी बनाएंगे, लॉकडाउन खुल जाएगा, उसके बाद उसके अंदर आप जो है वो लिख कर उन पेजेस को पेस्ट कर सकते हैं।